हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का सेशन करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 91 पर हम पहुंच चुके हैं। आप सभी को पता है, एक चैप्टर के बेस्ट 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाते हैं। और कौन स्टूडेंट इसको कर सकते हैं? जो स्टूडेंट जेई मेंस के लिए, नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे मिलता है। एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन, उन 100 क्वेश्चन में पुराने नीट के आए हुए क्वेश्चन, पिछले 5 साल के, और जस्ट लास्ट ईयर आए हुए जेई मेंस के क्वेश्चन यहाँ पे आपके वे भी इसी इन 100 क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन करने के बाद आप उस चैप्टर को एक परफेक्टली तैयार मान के, रेडी मान के एक तरफ रख सकते हो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 91 पे बच्चों हम पहुंच चुके हैं। करते हैं जरा, और आज शुरू होने जा रहे हैं नीट वाले क्वेश्चन। देखो ऊपर लिखा हुआ भी है, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2020 से लेकर 24 तक के। तो लास्ट ईयर 5 साल के क्वेश्चन आपको इसमें कवर हो जाएंगे। चलो करते हैं शुरू भाई। देखते हैं जरा सवाल में क्या दिया है। ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है भाई साहब, एक वायर है, उसका टोटल 100 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसको डिवाइड कर दिया 10 इक्वल पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे काट दिया 10 इक्वल पार्ट्स में। अब इन्होंने कहा द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। 5 पार्ट को तो सीरीज में लगा दिया, 1 2 3 4 एंड 5, 5 को तो लगा दिया सीरीज में। ओके, while the next 5 parts are connected in parallel, the two combination are again connected in series। उनको 5 को पैरेलल में लगा दिया, 1 2 3 4 5। लो जी, ये पैरेलल में लग गई, ये सीरीज में। और फिर इन पांचों का कॉम्बिनेशन, इन पांचों के कॉम्बिनेशन, उसे लगा दिया सीरीज में। लो जी, अब ये इसके साथ पूरा, ये 5 के 5 इन पांचों के साथ सीरीज में लग गए। ठीक है, अब यहां से पूछा है द रेजिस्टेंस ऑफ द फाइनल कॉम्बिनेशन। कितना आसान सवाल। कैसे? देखो, पहले 100 ओम का रेजिस्टेंस था, पूरी वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम था। ठीक है, अब यहां से 1 मिनट में जरा इसका फोकस सेट कर दूं, फिर ये फोकस हटेगा नहीं। तो 100 ओम का रेजिस्टेंस था, 10 पार्ट किया आपने इसके। एक बात बताओ, 10 इक्वल पार्ट करोगे तो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 100 ओम की पूरी वायर थी, इसके 10 आपने पार्ट कर दिए, तो 10-10 ओम के हो गए ना। ये जो 10 पार्ट हो गए, 10-10 ओम के हो गए। 10-10 ओम, 10-10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, सारे को लिख दो बस ऐसे ही करके। ठीक है, अब इनमें से 5 को तो लगा दिया सीरीज में, तो ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, और फिर इन 5 को लगा दो पैरेलल में, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। बहुत आसान। सीरीज वाले तो सीधे ऐड हो जाएंगे, 5 तो 50 हो जाएंगे, 5 10-10 ओम के हैं। अब ये 10-10 ओम के 5 हैं पैरेलल में, क्या होता था? अब पैरेलल में अगर 2 हो सेम, आर उसके नीचे आर बाई 2 उनका इक्विवेलेंट, 3 हो आर 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 बाई 3, 4 हो आर बाई 4, 5 हो आर बाई 5, तो बस 5 ही तो है। तो 10/5 आ गया, आर बाई 5, क्योंकि 10-10-10 के 5 हैं, तो आर बाई 5 मतलब 10/5। ये आ गया 2 ओम, 2 ओम आ गया। अब इनको सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखो, इन 5 की जगह 1 आ गया 50 का, फिर सीरीज में इन 5 की जगह पैरेलल में ये आ गए, तो ये बन के हो गए 2, सारे मिलकर कितने हो गए? 2 ओम। तो 2 ये हो गया, और दोनों फिर ये आपस में सीरीज में सीधे ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आंसर 52 ओम। बच्चा सवाल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बच्चों। था इस कुछ क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, 92 का सेकंड पार्ट क्या कराया था इसमें? तो 92 के सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, मतलब द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी हुज ईएमएफ इज 10 वोल्ट। बैटरी के टर्मिनल्स की वोल्टेज बताइए जिसका
10 वोल्ट का ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 1 ओम है व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एज शोन इन फिगर। बिल्कुल आसान बच्चा सवाल करो। चलो एक बात बताओ, ये बैटरी, अच्छा याद करो बैटरी के टर्मिनल कौन से होते हैं सर? बैटरी के टर्मिनल होते हैं, देखो अभी दिखाते हैं आपको। ये है बैटरी, ये है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे बैटरी का लिखा होगा ईएमएफ, यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये जो ए और बी ये जो 2 पॉइंट हैं ये होंगे बैटरी के टर्मिनल्स। तो बैटरी के टर्मिनल्स, इनके बीच की जो वोल्टेज है वी, ये क्या होती है? तो इसके लिए आप सीधा याद रख सकते हो, अगर बैटरी में से करंट निकल रहा है आई, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है आई, तो तब इसके टर्मिनल्स की जो वोल्टेज होती है V बराबर, वो होती है E माइनस आई आर, ये होती है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा, चलो लगाते हैं। अब देखो बैटरी के टर्मिनल कहाँ है, यहाँ हो गया एक मान लो ए, एक यहाँ मान लो बी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टेज होगी ये हमको चाहिए, ठीक है। तो इसमें से पहले निकलने वाला करंट निकाल लो आई, इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, इसमें से आई होते हुए इधर चला गया और वापस यहीं। तो इस आई को निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। आई का फॉर्मूला क्या होता है, नेट ईएमएफ बटे में नेट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट की बैटरी है 10, और नेट रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, तो यहाँ से 4 ओम तो ये लग रहा, और फिर इसी के साथ करंट इसमें जा रहा है 1 ओम, ये हो गया, तो 4 और 1 5 सीरीज में है क्योंकि, तो ये आ गया 10/5, इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। बैटरी में करंट हो चुका है 2 एम्पियर। अच्छा, जब किसी बैटरी में से करंट निकलता है तो उसके टर्मिनल की वोल्टेज का फॉर्मूला ये पढ़ा भी हमने, तो V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ई कितना है बच्चों, तो ई है बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट माइनस आई इसमें से निकलने वाला करंट, तो करंट 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 2, और आर इसका रेजिस्टेंस 1, तो आंसर आ चुका है 10 - 2 मतलब 8 वोल्ट, 8 वोल्ट का आपका करंट आ चुका। लो जी, वो 8 वोल्ट का वोल्टेज आ चुका। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक। अच्छा, ये ए पार्ट बी पार्ट बना के कर दी थी, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है जो हमारा नीट में आया था। ए पार्ट बी पार्ट बना के इसलिए किया मैंने, मुझे करने थे 100 क्वेश्चन, अब वो बैठ रहे थे 108, तो मैंने क्या किया, उनमें ए पार्ट बी पार्ट बना के घुसा दिए, क्वेश्चन छोड़ा कोई सा नहीं, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि 100 क्वेश्चन करने के चक्कर में मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ या कुछ ना, आपके पूरा कंसेप्ट कराऊंगा, वो कराऊंगा क्वेश्चन वे, अगर 150 भी बन रहे होंगे ना तो उनको ए पार्ट बी पार्ट में करके मैं 100 कर दूंगा, कराऊंगा आपको 150 के 150 में, ठीक है। बस ये मेंटेलिटी है कि भाई 100 क्वेश्चन करने हैं, आसान है, कर लेंगे जल्दी, तो वो मेंटेलिटी से खेल रहा है, ठीक है। आपकी मेंटेलिटी ये रहेगी कि 100 ही क्वेश्चन तो करने हैं और कर लोगे 150। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है, जरा देखते हैं, लिख दिया मैंने आपके सामने। इसमें कहा है ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स, ओके, by adjusting the variable resistance y as shown in figure. The most precise measurement of x, the resistance p and q, should be approximately equal, and small should be very large and unequal, do not play any significant role, should be approximately equal to 2x। देखो सवाल पहले तो क्या दिया है उसे समझना है, फिर उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे, पहले तो सवाल समझना जरूर। देखो यहाँ से पहली लाइन में लिखा है इन्होंने, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जो कि हम यूज कर रहे हैं टू डिटरमाइन द अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एक्स। ये जो एक्स है ये कोई रेजिस्टेंस है जिसका हमें पता नहीं क्या है, कितना है मतलब, तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अननोन है ये,
ये अननोन है। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम ये कंसेप्ट यूज कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। बाई एडजस्टिंग द रेजिस्टेंस वाई, ये वाई है, ये रेजिस्टेंस ऐसा है जिसकी वैल्यू को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। देखो अगर ये है एक रेजिस्टेंस और इसमें अगर आपने एरो लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपने हिसाब से बदल सकते हो। ऐसे बैटरी में होता है। बैटरी अगर सिंपल ऐसे लिखी हुई है तो ये मान लो V वोल्ट की बैटरी है, लेकिन अगर आपने उसमें एरो लगा दिया तो इसका मतलब है आप इसकी बैटरी की वोल्टेज को अपने हिसाब से बदल सकते हो, जहां बदलना चाहते हो बदल सकते हो। तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है Y, और इन्होंने कहा वेरिएबल रेजिस्टेंस Y, ठीक है, एज शोन इन फिगर, ओके। फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ X, जो X की वैल्यू है ना, जो भी X की वैल्यू आएगी वो मोस्ट प्रिसाइज होनी चाहिए, मोस्ट प्रिसाइज। आप देखो, सही बताऊं मैं आपको, पूरे इंटरनेट पे चेक कर लेना, इसका सही से सॉल्यूशन किसी ने आंसर दिया है, सॉल्यूशन किसी ने नहीं दिया, ढंग से समझाया किसी ने नहीं कि ये आखिरकार ये कहना क्या चाहता है और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। देखो आप ना जब कोई चीज कैलकुलेट करते हो, किसी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो x की वैल्यू जो ये आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इसे एक बार कैलकुलेट करो, दूसरी बार कैलकुलेट करो, तीसरी बार कैलकुलेट करो। अगर हर बार कैलकुलेशन जो इसकी वैल्यू आ रही है वो पास पास आ रही है तो उसे तो कहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये मोस्ट प्रिसाइज है। जैसे सुनना, अगर मान लो इसकी वैल्यू आई 3.53 ऐसी आई, या फिर दोबारा निकाली तो इसी की वैल्यू, फिर x की वैल्यू दोबारा आई 3.54, काफी पास है देखो ये इसके, या वैल्यू आई 3.55, ये काफी पास है। तो जो ऐसी वैल्यूज होती हैं इनको कहते हैं मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू, ये काफी जो एक दूसरे के पास आते हैं। देखो जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपेरिमेंट में वैल्यू को एक बार थोड़ा ही ना कैलकुलेट करो, कई बार कैलकुलेट करके देखते हो। तो जो वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख रहे हो, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू को कैलकुलेट करके देखोगे तो वो मोस्ट प्रिसाइज का मतलब क्या है? मोस्ट प्रिसाइज का मतलब है कि जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो काफी पास पास आए। जितनी भी बार निकालोगे ये ना हो कि एक बार तो आ गई 3.53, ठीक है, और दूसरी बार आ गई 3.64, ऐसी कुछ। देखो इन दोनों के बीच में गैप काफी बड़ा है, 3.53 3.64, तो इन दोनों में गैप बड़ा होने की वजह से ये वैल्यूज प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज वैल्यू वो होती है जिनके बीच में गैप काफी कम होता है। आप चाहे जितनी भी बार उसकी कैलकुलेशन करो उनके बीच का गैप काफी कम आना चाहिए, उसे कहते हैं मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू। पहला पॉइंट तो यही था सवाल में कि आपको यह समझना है कि मोस्ट प्रिसीजन का मतलब क्या है। चल अब तो ये तो समझ लिया हमने सर कि जो x की वैल्यू है वो मोस्ट प्रिसाइज लेके आनी है हमको। y क्या है? y को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ये चेंजेबल है या वेरिएबल है, ऐसे कह लो, ये चेंजेबल है या कह लो वेरिएबल है। अच्छा p और q क्या है? अब सवाल को आगे पढ़ो। इन्होंने कहा फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ x, x की जो मेजरमेंट है वो मोस्ट प्रिसाइज होगी द रेजिस्टेंस p एंड q। तो p और q की ऐसी क्या वैल्यू लूं मैं? तो पहला ऑप्शन शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड स्मॉल। क्या p और q की वैल्यू आपस में इक्वल लेनी पड़ेगी और स्मॉल लेनी पड़ेगी? या दूसरा ऑप्शन शुड बी वेरी लार्ज एंड अनइक्वल, p और q की वैल्यू काफी बड़ी लेनी चाहिए और जो है अनइक्वल लेनी चाहिए। या डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल, या p और q का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे x की वैल्यू को प्रिसाइज लाने में। तो सीधी सी बात ये समझो कि सवाल में दिया क्या है? सवाल में दिया है कि x की वैल्यू को प्रिसाइज लाना है, y आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, तो p और q को ऐसा क्या लें? पहला ऑप्शन इक्वल और स्मॉल, दूसरा ऑप्शन वेरी लार्ज और अनइक्वल, तीसरा ऑप्शन
या पी और क्यू के लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल, मतलब पी और क्यू के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या शुड बी अप्रोक्सीमेटली 2x, या फिर हमें पी और क्यू की वैल्यू 2x के बराबर लेनी चाहिए। चलो अब इस सवाल को मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। पहले तो एक बात सोच लो जरा, मेरी एक बात सोच के बताओ, जरा देखना ध्यान से। अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं तो व्हीट स्टोन ब्रिज की क्या कहानी होती है। व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस होता है तो उनके आमने सामने के रेजिस्टेंस जैसे पी और क्यू का रेशो और एक्स और वाई का रेशो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पे हम काम कर रहे हैं, ऐसे समझ लो। तो P बटे क्यू इक्वल्स टू एक्स बटे वाई, ये आ गया आपके पास। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो y को इधर लेके जाऊंगा, P बटे क्यू और इनटू में y। अब सोचो जरा, क्या x की वैल्यू किस किस पे डिपेंड कर रही है? क्या x की वैल्यू P पे, Q पे और y पे, तीनों पे डिपेंड कर रही? हाँ। एक बात सोचो, अगर P में एरर आएगी, P के अंदर एरर आएगी या Q के अंदर एरर आएगी और y के अंदर भी एरर आएगी, तो x के अंदर भी भाई साहब एरर आनी निश्चित है। एरर आनी निश्चित है, क्योंकि ये इस पे ही डिपेंड करता है, P की एरर। अगर मैं यहां से x की एरर निकालूं, देखना जरा, तो एरर आने वाली है डेल्टा x बटे में x, इधर 3 टर्म है तो P डेल्टा P बटे में P प्लस Q भी है नीचे, डेल्टा Q बटे में Q, और y भी है मल्टीप्लाई में, तो डेल्टा y बटे में y। चेक करो देखो, मतलब x की जो एरर है वो P की एरर, Q की एरर और y की एरर पे डिपेंड कर रही है। ये एरर वाला फॉर्मूला आपने एरर में पढ़ा था, याद दिलाऊं? जैसे z है, अगर वो a मल्टीप्लाई b डिवाइड बाई c के इक्वल है, तो z के अंदर की एरर को लिख सकते हो डेल्टा z बटे z। इक्वल की जगह इक्वल लगाते हो, a की जगह लिख सकते हो डेल्टा a बटे a, b की जगह लिख सकते हो डेल्टा b बटे b, और c की जगह लिख सकते हो डेल्टा c बटे c, और बीच में लगाओगे प्लस। ये फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है? चेक करो। तो इसका मतलब ये हुआ, यही लगाया मैंने यहाँ देखो, तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि जो x के अंदर की एरर है, मतलब x में कितनी एरर आनी है, वो p, q और y तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे। अच्छा, y तो है वेरिएबल, y तो लगातार, और y के बारे में इसने पूछा भी नहीं, पहले p और q के बारे में पूछा, तो ये तो सीधी सी बात हो गई कि p और q, ओ नो क्या हुआ, ये आ गया, ठीक है। तो p और q भाई साहब यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं कि x के अंदर कितनी एरर आएगी, x की वैल्यू कैसी आएगी। अच्छा, एक बात और सोचनी है अब हमें, चलो इतना तो सोच लिया कि x में जो एरर आएगी वो p q डिसाइड कर रहे हैं। अब एक बात जरा मुझे सोच के बताओ, इन्होंने आंसर में दिया है कि x की जो वैल्यू है, चलो y की वैल्यू वेरिएबल है, हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने y की वैल्यू ले ली 2, चलो एक एक करके वैल्यू ले रहा हूं। अच्छा, p इन्होंने कहा शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड स्मॉल, p की वैल्यू और q की वैल्यू, p और q के बारे में कहा था तो ऑप्शन में वही लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन चेक करके देखते हैं, p और q की वैल्यू शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड स्मॉल। p और q की वैल्यू दोनों की स्मॉल लेते हैं, छोटी लेते हैं, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेते हैं। चलो ठीक है, मान लो मैं p की वैल्यू ले लेता हूं 2.5 और इसको q को भी ले लेता हूं 2.5। अब देखते हैं y x कितना आएगा। तो x का फॉर्मूला क्या है, p बटे q इंटू में y। चलो p बटे q 2.5 बटे में 2.5 और इंटू में y की जगह ले लो, y की जगह ले लो, y की क्या लिया था 2, ये इससे कट गया। x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। एक बार फिर से कैलकुलेट करो x की वैल्यू, इस बार p की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल कहा ना इसने, अप्रोक्स में इक्वल लेते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। अप्रोक्स में इक्वल क्या लूं,
2.51 ले लेता हूँ और इसको 2.52 ले लेता हूँ, अप्रॉक्स में इक्वल है ये। फिर करो चेक इसको, एक्स पी तो आ गया 2.51 अपॉन में 2.52 और इनटू में y की जगह 2। जरा इसको चेक करके देखते हैं ये कितना बैठेगा, 1 मिनट। मतलब हम ऑप्शन से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो अब इसको जरा 1 मिनट देता हूँ। तो 2.51 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड 2.52, ये आ रही है 1.99। 1 पॉइंट, ये क्या थी 2, जो आंसर आया था पहले 2 आया था, अब x की वैल्यू आई है 1.99। क्या ये प्रिसाइज है? हाँ, काफ़ी पास है। 2 और 1.9 एक दूसरे के काफ़ी पास पास हैं। अच्छा ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे लिए सही काम कर रहा है। हमें लग रहा है कि जब हम p और q को अप्रोक्सीमेट इक्वल लेते हैं और स्मॉल लेते हैं, छोटा लेते हैं, तो तब ये काम कर रहा है। अब मैं x की वैल्यू को दोबारा निकालूंगा, लेकिन इस बार मैं p को काफ़ी बड़ा लूंगा और फिर देखूंगा इसको, 2 बार फिर से निकालूंगा। तो इस बार मैं लेने वाला हूं, जैसे p को ले लिया मैंने, ये हटा देता हूं, p को लेने वाला हूं मैं, इसको ले लिया 250। ठीक है, देखो शुड बी वेरी लार्ज कर दिया लार्ज, और अनइक्वल इसको ले लेता हूं, मान लीजिए मैं 300। अब निकालो इसकी वैल्यू, y वही 2 लेना है। चलो x की वैल्यू निकालते हैं। तो वही फॉर्मूला क्या था, p बाई क्यू इंटू में y, p कितना है 250 अपॉन में 300 इंटू में y की वैल्यू क्या थी 2। चेक करते हैं इसको जरा कितनी बैठेगी ये। ठीक है, 2 बार करना है इसको, 2 बार इसी तरीके से लेना है। चलो तो मैं देखता हूं, शुड बी वेरी लार्ज एंड अनइक्वल। तो भाई साहब देखो जरा इसको, अच्छा 1 मिनट, हमें लेना तो ऐसा पड़ेगा ना, जैसे हमने यहाँ पे लिया था, तो इसको सेटिस्फाई करें। p और q का रेशो, x और y का रेशो सेम है। हाँ चलो ऐसे ही ले लो, कोई बात नहीं, वो तो x उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है सही चल रहा है। तो इसको देखो जरा, तो ये बन गया भाई बार 250 डिवाइडेड 300 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन गया 1.66, x की वैल्यू 1.666 ऐसा आ गया। अब x की वैल्यू को फिर से लो, दोबारा से इसी हिसाब से करो, शुड बी अनइक्वल, और x की वैल्यू को दोबारा लेना है। चलो अब अगर x की वैल्यू को लें लार्ज एंड अनइक्वल, तो लार्ज ले ली, अब अनइक्वल लो, लगभग इसमें थोड़ा सा बढ़ा दो, जैसे 250 2 कर लो इसको, और इसको 300 2 कर लो, ऐसा कुछ। अब देखो इससे वैल्यू कितनी बन रही है, तो ये वेरी लार्ज बोला इसने और अनइक्वल बोला, वेरी लार्ज एंड अनइक्वल। अब देखो यहाँ पे 250 लिया, यहाँ 300 लिया था हमने, ऐसे ही यहाँ पे जैसे 2.5 सेम लिए थे अप्रोक्स, फिर उसमें थोड़ा सा चेंज करा था, ऊपर वाले में 2.51 करा था बच्चों, नीचे 2.52, मतलब थोड़ा सा अगर चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, अगर p और q की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, अब बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो भी, जैसे हमने 250 की जगह चेंज करके 260 कर दिया, और 300 की जगह
चेंज करके मान लीजिए 320 कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया, ऊपर थोड़ा सा चेंज, नीचे थोड़ा सा चेंज। तो वैल्यू को देखो जरा इसमें कि इस वैल्यू में क्या चेंज आता है, देखते हैं। क्योंकि ऐसा ना, ये जो बड़े नंबर होते हैं इनमें बड़े चेंज होते हैं। 350 कर दिया या आपने, बड़े नंबर में बड़ा चेंज, छोटे नंबर में तो छोटा ही चेंज होता है। तो इसमें 350 हो गया, ऐसा मैंने ये थोड़े से छोटे ही लिए हैं, 250, 260 और 3। हो सकता है ये 1000 लेना हो, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया या ऐसा कुछ। तो ऐसे चेंज में अगर देखें तो 260 डिवाइडेड बाई 320 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 1.625 बैठ गया, ये बैठ गया। तो देखो ये नंबर और ये नंबर में ना काफ़ी डिफरेंस आ गया। यहाँ 666 है और यहाँ पे 625 है, आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे जो 2 और 1.99 के बीच में डिफरेंस था वो काफ़ी कम था, यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आया है। तो मतलब बड़े नंबर में अगर चेंज होगा, क्योंकि बड़ा नंबर है तो बड़ा चेंज होगा, तो बड़े नंबर में जो चेंज होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। अब थोड़ा सा भी अगर आपने पी और क्यू में जरा सा भी चेंज, आपने मान लो पी और क्यू को दोनों को एक लार्ज अमाउंट में ले लिया, मतलब जो दोनों रेजिस्टेंस है पी और क्यू वो एक बड़े रेजिस्टेंस है, तो उनमें जो एरर आएगी बड़ी एरर आएगी, क्योंकि आपने उनका अमाउंट लार्ज अमाउंट लिया है, तो बड़ी एरर आएगी बच्चों। अब बड़ी एरर आएगी तो उनका जब रेशो करोगे तो उसमें भी जो मतलब रेशो करके आएगा उसमें भी एरर ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी जो फाइनल वैल्यू एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो एक्स की वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है। देखो काफ़ी डिफरेंस बना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये 666 या ऐसे कह लो, देखो 1.666 और ये 1.625, इनके बीच में डिफरेंस देखो 1, यहाँ बन गया 4, यहाँ बन गया 0 पॉइंट, तो 0.41 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो 2 और 1.9, तो 2.00 1.99, तो यहाँ पे जो डिफरेंस बनेगा वो ये बना 0.1 का, यहाँ 0.1 का, यहाँ 0.4 का। तो डिफरेंस ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब ये वैल्यू पास पास है, ये वैल्यू थोड़ा दूर चली गई। इसलिए पी और क्यू को अगर हम बड़ा ले रहे हैं, ये वाला ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं और फिर उनमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो वेरी लार्ज एंड अनइक्वल होने की वजह से जो हमारी x की वैल्यू आ रही है वो इतनी प्रिसाइज नहीं आ रही है जितनी प्रिसाइज उनको इक्वल लेने पर और छोटा वैल्यू लेने पर आ रही थी। इसलिए ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट हो गया। सी तो हो ही नहीं सकता कि वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हो, तो सबसे शुरू में बता दिया था मैंने आपको कि पी और क्यू दोनों रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला भी गलत हो गया हमारे पास। और शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स, बस इसे तो देखने की अब जरूरत ही नहीं, हमारे पास आंसर बन गया आपका। तो अच्छा सवाल है, पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरीके का सॉल्यूशन या कहीं पे भी किसी कोचिंग के उसमें भी इस तरीके का सॉल्यूशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो एक सीधी सी बात बताएं, अगर आप पी और क्यू को छोटा वैल्यू में लोगे तो छोटे वैल्यू में छोटे चेंजेस होते हैं, छोटी एरर होती है, ठीक है। और जो बड़ी वैल्यूज लोगे तो बड़ी वैल्यूज में बड़े चेंज होते हैं, बड़ी एरर होती है। तो उसकी वजह से एक्स की वैल्यू, अब देखो जैसे पी आपने 250 लिया था, 300 लिया था, मान लो 250 की जगह 260 ले लिया होता, एरर आ गई उसके अंदर। ऐसे ही 300 की जगह 320 ले लिया होता, तो देखो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया एक्स की वैल्यू में। 250 और 300 लेके कुछ और आ रहा है, 260 और 320 लेके कुछ और आ रहा है, और काफ़ी उनमें बीच में डिफरेंस। इसमें क्या था कि इसमें हमने पहले 2.5 लिया, फिर थोड़ा सा चेंज किया, मतलब एरर इसमें भी ली हमने, तो 2.51 2.52 ले ली, तो इसमें इतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब हमारे लिए ऑप्शन फर्स्ट सही बैठता है। किसी ने भी इसका रीज़न नहीं दिया, सिर्फ आंसर बताया, ये कह दिया बस। जिसको भी आप देखोगे, जिसका भी सॉल्यूशन देखोगे, तो ये कह दिया कि पी और क्यू को मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू लेने के लिए, एक्स की वैल्यू लेने के लिए पी और क्यू इक्वल होने चाहिए। ये कुछ नहीं बताया किसी ने कि क्यों इक्वल होने चाहिए, अप्रोक्स इक्वल होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, और क्यों वो छोटे होने चाहिए, ये ढंग से किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको बच्चों यहाँ पे मिली है, और इसको ध्यान से सोच समझ के करना। लिख लो इसको, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। क्या कहा है इस सवाल में, जरा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पार्ट ए, ये 2024 का ही क्वेश्चन है। असल में क्वेश्चन तो 2 थे, ये तो ज़्यादा हो रहे थे, मैंने ए बी पार्ट करके डाल दिए, तो 93 का ए पार्ट है फिलहाल ये। 2 हीटर्स ए एंड बी हैव पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट। ओके, those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source. The ratio of power outputs of these two cases. Okay, देखो पहले क्या किया हमने, पहला हीटर ए है और दूसरा हीटर बी है। पहले तो हमने उनको सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। पहले सीरीज में करा तो सीरीज वाले को इधर लिख लो, चलो ये हीटर 1, ये हीटर 2, H1 H2। पहले सीरीज में कनेक्ट कर लिया इनको, और फिर पैरेलल में H1 और H2, फिर कर लिया इनको पैरेलल। ठीक है, अब पहले वाले की पावर दे रखी है 1 किलोवाट और दूसरे की पावर दे रखी है 2 किलोवाट। ऐसे ही इसमें भी पहले की पावर 1 किलोवाट और दूसरे की 2 किलो, इस तरह से दे रखी है। ठीक है, तो अब ये बताना है कि अगर इनको सेम सोर्स से, पावर सोर्स से लगाया, मान लो इसको V वोल्टेज के साथ लगा दिया और इसको भी V वोल्टेज के साथ लगा, सेम सोर्स के साथ लगा दिया, तो उनकी जो पावर आउटपुट्स होगी, ठीक है, ये तो इसकी रेटिंग पावर है, ये इसकी रेटिंग पावर है, लेकिन दोनों सीरीज में पैरेलल में मिलेंगे तो इनकी पावर आउटपुट आएगी मान लो P2, और सीरीज में जब मिलेंगे तो इनकी पावर आउटपुट आएगी P1। इनका रेशो निकालना है, P1 और P2 का रेशो निकाल। चलो जी निकाल लेंगे। अच्छा पहले तो एक बात बताओ, ये जो 1 किलोवाट है इससे क्या पता चल रहा है? इससे ना आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि इनकी जो रेटिंग है वो V वोल्ट पर मान लीजिए दे रखी है, V वोल्ट पर, तो इनकी इसकी रेटिंग V वोल्ट पर है, इसकी भी रेटिंग V वोल्ट पर है, तो आप इनकी रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला हीटर है, रेटिंग देखो कैसे दी जाती है, मान लो ये 1 किलोवाट का है। ओके, तो ये 1 किलोवाट पावर को खर्च करता है, ऐसे समझ, 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी को खर्च कर रहा है और फिर आपको आउटपुट देगा। ठीक है, अब आप कुछ भी कह लो कि ये 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी को लेता है और फिर आपको 1 किलोवाट वापस कर देता है, दोनों बातें एक ही है। जितनी पावर लेगा उतनी पावर आपको वापस कर देगा हीट की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन ये 1 किलोवाट कितने वोल्ट पे करता है, तो वोल्ट नहीं दिए, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं ये V0 वोल्ट पे 1 किलोवाट खर्च करता है, क्योंकि रेटिंग में हमेशा ऐसा ही होता है। रेटिंग में आपको 2 चीज़ें लिख के देता है वो, मैं आपको याद दिलाऊं, जैसे किसी बल्ब की रेटिंग देगा, ये बल्ब है, वो देगा कि ये 10 वॉट का बल्ब है, और ये 10 वॉट का बल्ब तब है, मतलब इसकी पावर 10 वॉट तब है जब आप इसको 20 वोल्ट के साथ कनेक्ट करोगे। ये होती है कंप्लीट रेटिंग। पहले पावर लिखी होगी, फिर वोल्टेज लिखी होगी, इसे कहते हैं कंप्लीट रेटिंग। अब वोल्टेज इन्होंने लिख के नहीं दिया हमें, तो मैंने इसकी वोल्टेज को क्या मान लेना है, V0 मान लिया कि वोल्टेज V0 पे ये 1 किलोवाट परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है V²/P। ये कहाँ से आया, अरे भाई साहब पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। तो ये पहले हीटर का रेजिस्टेंस आ जाएगा, R को यहाँ ले आओ, P को नीचे ले जाओ, तो V²/P, तो V हो गया V0²। तो R की वैल्यू आ गई आपके पास, इसे हटा देता हूँ, R की वैल्यू आ गई पहले हीटर का रेजिस्टेंस R1, तो ये कितना आ गया, ये आ गया वोल्टेज तो है V0 का स्क्वायर और बटे में P, पावर हो गई 1 किलोवाट 10 की पावर 3।
ये आ जाएगी आप। तो पहले वाले की रेजिस्टेंस आएगी पहले हीटर का। सिमिलरली दूसरे हीटर का क्या आएगा, R2। तो दूसरा कितने वाट का है, 2 किलोवाट का है। तो V नॉट स्क्वायर बटे में 2 किलोवाट, तो 2 इंटू 10⁻3। लो जी, ये इसका रेजिस्टेंस आ गया R2। दोनों का रेजिस्टेंस आ गया, पहले हीटर का और दूसरे हीटर का। अब आपने इन दोनों हीटर को पैरेलल में लगा दिया। पैरेलल में लगा दिया तो इनका जो पावर आएगी P2 वो क्या आएगी। तो पैरेलल में क्या होता है, मान लो पहले हीटर का रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का है R2, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू पैरेलल में हो जाती है R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2। तो ये आ जाएगा आपका, पावर आ जाएगी P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R इक्विवेलेंट। V वोल्टेज, जितनी वोल्टेज आपने बैटरी की लगा रखी है, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 और R2 देखो वहाँ है, वहाँ से निकाल के रख लो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा R1 इंटू R2, तो ये आ गया V नॉट का स्क्वायर अपॉन में 1 10⁻3 इंटू 10⁻3। फिर R2 V नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 10⁻3, और अपॉन में दोनों को आपस में ऐड कर दो, R1 प्लस R2। तो V नॉट का स्क्वायर अपॉन में 1 इंटू 10⁻3 और प्लस V नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 10 एक काम करो, V नॉट स्क्वायर कॉमन आके एक बार कट गया, ऊपर एक तो बचा रहेगा, एक कट गया, नीचे प्लस है कॉमन आ जाएगा, 10⁻3 नीचे से कॉमन आके कट गया, ऊपर बचता है V नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 10⁻3 और अपॉन में यहाँ बचा 1 इंटू में था 1 और प्लस 1/2, तो 3/2 कट गया। ये आ गया V नॉट का स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू 10⁻3। लो जी, ये आ गई। जब पैरेलल में दोनों हीटर को लगाएंगे तो हमारी जो पावर आएगी, आउटपुट पावर P2 आ गई है, P2 है। अब P1 निकाल लो। तो P1 के लिए क्या करेंगे, P1 में ये R1 इसका रेजिस्टेंस पहले हीटर का, दूसरे हीटर का R2, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई R1 प्लस R इक्विवेलेंट। R1 की वैल्यू है V नॉट का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 10⁻3 और R2 है V नॉट का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 10⁻3। ऐड कर लो दोनों को, तो V नॉट का स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2। V नॉट का स्क्वायर अपॉन 10⁻3 कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 प्लस 1/2, 3/2 बन जाएगा ये। तो 3/2 V नॉट का स्क्वायर अपॉन 10 दैट इज R इक्विवेलेंट। अब पावर सोचो, पावर क्या आएगी। तो जी पावर आ रही थी हमारी V स्क्वायर बाई R। एक मिनट गड़बड़ कर दी हमने यहाँ। ये तो R इक्विवेलेंट हमें यहाँ रखना था, ये तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी ना यहाँ, ये R इक्विवेलेंट था, ठीक है ना। P2 तो निकालना था हमको, चलो P2 निकाल लो यहीं कहीं। तो P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बटे R इक्विवेलेंट, तो V स्क्वायर बटे R इक्विवेलेंट आ गया ये। तो ये ऊपर चला जाएगा 3 इंटू 10⁻3 और अपॉन में V नॉट का स्क्वायर। लो ये है P2। अब निकाल लो P1, R इक्विवेलेंट इसका ये आ गया। अब इसमें P1 निकाल लो, तो P1 हो जाएगा V स्क्वायर, बैटरी कितने वोल्ट की लगी है V, और दोनों सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट उनका ये आ गया, तो V स्क्वायर बटे R इक्विवेलेंट। तो ये कितना आ जाएगा, तो V स्क्वायर बटे R इक्विवेलेंट ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻3 और अपॉन में 3V नॉट का स्क्वायर। लो जी, अब क्या करें, ये आ गया P1, ये आ गया P2। अब दोनों को कर दो डिवाइड, P1 बटे P2 बच्चों। P1 ऊपर है V स्क्वायर 2 10⁻3 अपॉन में
ये 2v² 10⁻³ अपॉन 3v0 का स्क्वायर इंटू p2, और डिवाइड में गया उल्टा चला जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो v0 का स्क्वायर ऊपर आ गया बटे में नीचे 3v² इंटू में 10⁻³ देखो 10⁻³ से 10⁻³ कट गया, v² यही था ऊपर, v² से v² कट गया, v0² से v0, ऊपर बचा 2 बटे में 9, तो p1 बटे p2 की वैल्यू आ गई 2/9। ऑप्शन है एब्सोल्युटली, जरूर है यार। अच्छा सवाल था, मतलब बढ़िया सवाल था। वैसे तो इसको शॉर्ट में भी किया जा सकता था। शॉर्ट में कैसे किया जा सकता था, यहाँ पे जरूरी नहीं था आपको, जो वोल्टेज हमने यहाँ v0 ली थी इसकी, इस वोल्टेज को आप 10 वोल्ट 20 वोल्ट 50 वोल्ट मान के करते और थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और जितनी बात मैंने आपको समझाई है वहाँ कौन सा आपको किसी को समझानी है। आप सोचोगे कि सर ने तो बहुत बड़ा सा सॉल्यूशन करा, अरे बड़ा नहीं है ये भाई साहब छोटा ही सॉल्यूशन है, लेकिन मुझे समझाना है पूरा, तो इस वजह से मुझे तो सारी बात बतानी पड़ेगी, मुझे तो लिखना पड़ेगा कि ये आया ये आया ये आया। वहाँ कौन सा आपको किसी को समझाना है, आपको तो डायरेक्ट करना है। चलो इसे समझ लो, इसे चाहे 2 बार देख के समझे। और मैंने कहा कि अगर और थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हो इस चीज़ को, तो v0 को यहाँ पे अपनी मर्जी से, देखो जब किसी की रेटिंग दी जाती है ना, तो रेटिंग का मतलब होता है पहले उसकी पावर लिखो और साथ में जिस वोल्टेज पर वो पावर है, क्योंकि वो पावर किसी न किसी वोल्टेज पे होगी। जैसे हम घरों में 10 वाट का बल्ब यूज करते हैं, तो वो 10 वाट जो लिखे होते हैं ना, उसके बराबर में कॉमा लगा के एक और चीज लिखी होती है 220 वोल्ट, मतलब 10 वाट। ये बल्ब 10 वाट पावर आपको तब देगा जब आप उसे 220 वोल्ट से कनेक्ट करोगे। तो ऐसे ही इसका था, ये हीटर 1 किलोवाट का है, लेकिन ये 1 किलोवाट पावर कब देगा, जब आप उसे V0 के साथ कनेक्ट करो। अब इन्होंने V0 तो दिया नहीं था, वो दिया इसलिए नहीं था क्योंकि वो तो बाद में कट जाना है। तो आप अपनी मर्जी से उस V0 को, वोल्टेज को अपनी मर्जी से मान सकते हो ना। वो बैटरी दी थी कि जितनी वोल्ट से कनेक्ट, वो भी कट जानी है, तो उसको भी आप अपनी मर्जी से मान सकते हो। तो इसको V को, उसको V0 को, इनको आसान करने के लिए आप क्या मान सकते हो, जैसे V0 को मान लो 1 वोल्ट और इस V को भी 1 वोल्ट, तो ये आसान हो। जितनी कैलकुलेशन इसमें बनी है ना, ये सब कैलकुलेशन बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगी, ये आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। आंसर वही आएगा क्योंकि कटने हैं हमें, 1 वोल्ट मान के भी आप इसको कर सकते हो क्योंकि वो कटने हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये तो अपनी एक, जैसे मैं कहूँ आपसे कि ये अपनी एक स्मार्टनेस आ जाती है हमारे अंदर, जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाते हैं चीज़ों को। तो जैसे यहाँ पे P1 और P2 का रेशो निकालना, हमें पता है कि लास्ट में रेशो 2/9 आ रहा है या इनमें से कुछ आ रहा है, तो वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, ना तो वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा जो बैटरी आपने लगाई है उसकी वोल्टेज पे। तो फिर हम कुछ भी लें वो वोल्टेज, तो हमने उसको क्या ले लेना है, 1 वोल्ट ले लेना है। आसान सा ले लो ना, कुछ भी जो आसान हो बिल्कुल ऐसा ले लो, तो 1 वोल्ट ले लेना है। और जो रेटिंग के लिए वोल्टेज लेनी होती है उसको भी, उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, वो भी कट जानी है, तो उसे भी अपनी मर्जी से 1 वोल्ट ले लो, 2 वोल्ट ले लो, 5 वोल्ट ले लो, जो आपको आसान लगता हो, जिसमें काम जल्दी हो जाता हो, वही ले लो आप उसके साथ। ठीक है, चलो कर लो इसको। शॉर्टकट से भी करके देखना, जैसे मैंने बताया है। आप V0 को और V को, ये जो बैटरी लगाई है इसे भी 1 वोल्ट ले लेना, और जो इसकी यहाँ पे जैसे हीटर है 1 किलोवाट का है, तो उसे भी साथ में 1 वोल्ट लेके देखना, काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ये जो जितनी कैलकुलेशन यहाँ पे बनी है ना, ये बहुत ईजी हो जाएंगी और ईजी हो जाएंगी। ठीक, उससे भी करके देखना, तब बताना मुझे, कमेंट में लिखना कि हाँ सर हमने किया और थोड़ा सा पहले से आसान हुआ। पहले तो इसको ही समझना ध्यान से, ये तो मैंने जनरल वैल्यू लेके कर ली है सारी, क्योंकि बाद में कट जानी है, मुझे भी पता था। चलो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 या 4 कौन सा चला था, उसका सेकंड पार्ट है पिछले वाले क्वेश्चन का। देखो कौन सा था, 93 था। 93 का ए पार्ट हो गया, बी पार्ट पे आ गया। ऐसा है, ये बी पार्ट नहीं है, ये पूरा अपने आप में एक अलग ही क्वेश्चन था जो 2021 में आया है। चलो इस टाइप के मैंने आपको शुरुआत में जब ये चैप्टर कराया था शुरू,
तब काफ़ी क्वेश्चन कराए थे इस टाइप के, इसी टाइप का सवाल है। देखो क्या दिया है, कॉलम 1 गिव्स सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे करंट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन पीरियड, करंट डेंसिटी। तो इनके अपने फॉर्मूले होते हैं कुछ, तो मैच करना है कॉलम को, जो फॉर्मूले हैं उनके साथ मैच करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो भाई साहब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो, इनमें से कोई सा हो सकता है क्या। तो देखो इसमें वी डी आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो खुद ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है। तो ई बाई एम अपॉन टी यही होता है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद दिला दूँ मैं आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, तो वी डी इक्वल्स टू ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टो, ये फॉर्मूला होता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। कहीं है तो ढूंढ लो मेरा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। चलो जी आगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, नहीं, जो वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ है वो क्या होता है बोलो, तो J वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, ये है ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। याद होनी चाहिए आपके सारे, ये आपने पढ़े होंगे जब। तो J क्या था, J तो था करंट डेंसिटी, E क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिग्मा क्या था कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का उल्टा करोगे तो रेजिस्टिविटी आएगी। अगर मैं यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालूं तो आएगी J बटे में E। अब ये तो है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को उल्टा करो 1 अपॉन, तो 1 अपॉन सिग्मा, ये बन जाती है रेजिस्टिविटी रो, ये हो जाएगा इसका उल्टा करो तो E बाई जे, ई बाई जे कह लो, तो ये बन गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला E बाई जे। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आ गई है। फिर इसके बाद रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम आपके पास कितना आता था, और फिर करंट डेंसिटी। देखो करंट डेंसिटी का मिल गया हमें यहाँ से, करंट का फॉर्मूला था एन ई ए वी डी। अगर मैं करंट डेंसिटी निकालना चाहूँ तो इस ए को इसके बटे में ले आऊँगा आई के, तो आई बटे में ए बराबर एन ई वी डी, ये आ जाएगा। ये जो आई बटे ए है करंट बटे एरिया, करंट बटे एरिया को कहते हैं करंट डेंसिटी जे, तो एन ई वी डी, तो ये बन गई करंट डेंसिटी जे, तो करंट डेंसिटी जे बन गई एन ई वी डी ये सेकेंड। तो बस रिलैक्सेशन टाइम का ये होगा फॉर्मूला। लेकिन ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी एम आ रहा नीचे भी एम आ रहा, तो यहाँ पे जो जिन्होंने मतलब टाइप किया है थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है। तो आप इसको सही से देख लेना, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है नीट का, तो देख लेना क्या दे रखा था यहाँ पे। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा, जब यहाँ से ये इसको मैच कर दिया तो ये बचा, इसके साथ जाएगा। तो ये देख लेना सही क्या है, नेट पे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से देख ही लो, होशियार हो आप। चलो बच्चों आज का सेशन करते हैं यहीं पे लास्ट। आज अच्छे सवाल करने को मिले हमें, नीट के क्वेश्चन किए हमने आज शुरू, और बस 2 लेक्चर और हैं, ये समझ लीजिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद शुरू करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आपका काम, जो आपको करना चाहिए ईमानदारी के साथ, और मेरा काम ईमानदारी से मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, और आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहूँगा। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, हेल्प कीजिए कि हाँ सर हम आपके साथ हैं। और हेल्प करने का तरीका होता है, आपकी हेल्प बस सब्सक्राइब से हो जाती है, आप सब्सक्राइब भी कर देंगे तब भी हेल्प हो जाएगी, और चैनल को थोड़ा ग्रोथ मिलेगी, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करने का कोई आपको चार्ज तो देखो लगता नहीं है, आपके लिए वो छोटा सा काम है, हमारे लिए मोटिवेशन है। चलो बाकी कल करेंगे बच्चों, और कल के सेशन में मिलते हैं। ओके।